दोस्तों जो हम चारा या दाना उसे देते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली जो दूध देने वाले पशु हैं या जो रूमिनेंट्स हैं जिनके अंदर ह्यूमन होता है, वो फाइबर को खाने पचाने के लिए कुदरत ने बनाए हैं। तो उन्हें जितनी अच्छी मात्रा में जितना अच्छा फाइबर मिलेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। भले ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन वाले एनिमल हो या कम प्रोडक्शन वाले एनिमल हो, फाइबर की क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उसी से उनका डाइजेशन अच्छा रहता है। क्योंकि फाइबर सस्ता मिलता है तो चारे पे या भूसे पे इस वजह से लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो कि उन्हें देना चाहिए। तो इसमें हम मेनली फीड का जो फाइबर वाला पार्ट होता है, जो चारे वाला पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन जो साइंस है वो पशु पोषण का विज्ञान है, मतलब जो पशुओं को पोषण दिया जाता है उसका विज्ञान है, उसकी साइंस है। इसमें हम बेसिकली फीड स्टफ्स के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें फीड खिलाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट एनिमल के ऊपर उस फीड का क्या होता है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स ब्रॉडली डील किए जाते हैं। एक तो एनिमल बायोलॉजी जो हमने पहले चैप्टर में थोड़ी सी पढ़ी, चैप्टर में मतलब वीडियो में थोड़ी सी देखी, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। वो एक बहुत ही मतलब उपरालू सुपरफिशियल पार्ट था। बायोकेमिस्ट्री अलग होती है बॉडी की, वो भी यूज़ होती है जब, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरा होता है बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फीड स्टफ़ की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो उसके अंदर क्या क्या केमिकल हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, स्टार्च है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, क्या है, तो वो उसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के 6 कंपोनेंट होते हैं: पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स। पानी को हम यूजुअली न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, और जहाँ पर पानी पैसे देकर ख़रीदा जाता है वहाँ पर डेयरी फार्मिंग या ये सब चीज़ें करनी इतनी आसान नहीं होती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी जो क्लीन फ्रेश वाटर होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है एनिमल को हेल्दी रखने के लिए। पानी की क्वालिटी और सेफ्टी के लिए बहुत सारा मटेरियल, लिटरेचर और वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे, वो आप देख सकते हैं। तो जो पानी मतलब आपके लिए चाहिए, तो मतलब जैसा क्लीन आपके लिए होना चाहिए, तो वैसा क्लीन अगर एनिमल के लिए भी रहेगा तो उसकी हेल्थ और अच्छी होगी। तो इसमें हम 3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है टर्मिनोलॉजी का, जो वोकैबुलरी एनिमल न्यूट्रिशन की, उसे देखा जाता है, उसे पढ़ा जाता है। क्योंकि अगर आपको टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो आप एनिमल न्यूट्रिशन कैसे सीखेंगे। दूसरा होता है कि जो केमिकल नेचर होता है फीड स्टफ्स का, उसके बारे में पढ़ा जाता है। तीसरा होता है जो मतलब असली न्यूट्रिशन साइंस होती है, जिसमें फीडिंग प्रिंसिपल्स आते हैं कि किस एनिमल को कौन सा फीड देना है, क्या वो उसमें परफॉर्म करेगा, किस तरीके से एनिमल उसे यूटिलाइज़ करेगा। और एक लास्ट पार्ट आता है जो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है कि हम किस तरीके से फीड फार्मूला बनाते हैं एनिमल्स के लिए। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूट्रिशन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपने एनिमल को ऑप्टिमली फीड कराना होता है। हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर करते हैं ये प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो हम इन्हें अंधाधुंध कुछ भी नहीं खिला सकते हैं कि हम कुछ भी दे दें इन्हें। और ये तो हमें उसका सबसे पहले ये देखना होता है कि एनिमल की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, तो उसे उसी के हिसाब से दाना या चारा दिया जाए, ज़्यादा ना दें, वरना क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफे जो है वो कम हो जाएंगे। और जितनी उसकी ज़रूरत है उससे कम भी ना दें कि उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए, वो प्रोडक्शन ना कर पाए। तो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है फीड को उसके प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इस वजह से न्यूट्रिशन को पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस करती है प्रोडक्शन को, इम्यूनिटी को डाउन करती है, जिससे एनिमल अनहेल्दी हो जाता है और अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मुनाफे कम हो जाते हैं आपके। तो अगर हम एनिमल को प्रॉपर्ली फीड नहीं करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे क्या होता है, डॉक्टर्स की विजिट्स बढ़ती हैं और प्रॉफिट आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, दवाइयों में खर्चा करना पड़ता है। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है वहाँ पे एनिमल ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। और अगर एक्जोटिक काउज हैं, क्रॉसब्रीड काउज हैं, तो उसमें बीमार होने की फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाती है। तो एक सिंगल विजिट अगर डॉक्टर की आपके यहाँ होती है, मतलब मिल्क फीवर को ट्रीट करने के लिए या मेस्टाइटिस के लिए, तो वो आपके एनिमल का जो टोटल मतलब प्रॉफिट है उसे 30% तक वाइप आउट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो डॉक्टर्स कम से कम आने चाहिए आपके फार्म में, तभी आपका फार्म प्रॉफिटेबल होगा। और वो कब कम आएंगे, जब आपके एनिमल स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो स्टडी हम कर रहे हैं या करेंगे, ये आपकी लाइफ स्टॉक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हैं आपको, क्योंकि कोई एग्जाम तो देना नहीं है एनिमल न्यूट्रिशन का। तो जो प्रैक्टिकल बातें होंगी वो इसमें हम बताएंगे, और आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली इसमें रहेंगे। अगर आप पूछते हैं उन्हें तो उन्हीं का जवाब भी दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी से, जो बेसिक टर्म्स एनिमल न्यूट्रिशन में यूज़ होती हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, लेकिन इसके बिना आगे चलना मुश्किल है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हेल्थ एक स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है, जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को कंसीडर किया जाता है। और ये सिर्फ डिजीज़ के एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं कहते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दी हुई डेफिनेशन है। तो एनिमल्स के लिए भी ऐसा ही होता है, मेंटल सोशल वेलबींग एनिमल्स की भी ज़रूरी है, क्योंकि जो बिहेवियरल साइंस है, इथोलॉजी है, या एनिमल बिहेवियर की जो साइंस है, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि अगर एनिमल मेंटल स्ट्रेस में है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उसकी इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है। और वो कब आता है ऐसी स्ट्रेस में, कि आपने उसे ठीक जगह नहीं रखा है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, या क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, या आपने कुछ और एनिमल्स को रखा हुआ है, जैसे डॉग्स या कैट्स भी हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ, तो वो उसमें अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो उससे हेल्थ पे असर पड़ता है। फीड किसे कहते हैं? जो भी फूड एनिमल्स को दिया जाता है उसे फीड कहते हैं। अगर हम ह्यूमन को कोई खाने का मतलब चीज़ देते हैं तो उसे फूड कहा जाता है ह्यूमन को। और अगर जो हम एनिमल को देते हैं खाने के लिए
आइटम उसे फीड कहते हैं। तो फीड और फूड में यही मेजर डिफरेंस है। एडिटिव्स क्या होते हैं? एडिटिव्स वो केमिकल्स या वो कंपाउंड्स होते हैं जो एनिमल के फीड में मिलाए जाते हैं। उन्हें जो एनिमल के फीड की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इनका अपना कोई मतलब अगर इसे खाली देंगे बिना फीड के तो इनका अपना कोई रोल नहीं होता है और ये कोई उसमें फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएंगे। जैसे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम क्या करते हैं कि अंदर जाएंगे और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे, फीड ही नहीं देंगे और खाली एंजाइम दे देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये होते हैं एडिटिव। इसी तरीके से सप्लीमेंट्स भी होते हैं। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी फीड में होते हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं जितनी एनिमल को रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें हम बाहर से देते हैं। जैसे वाइटामिन्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्स। तो ये एडिटिव और सप्लीमेंट्स की वो डिफरेंस हो गया। तीसरा फिर आता है राशन। एक दिन में जितना फीड दिया जाता है एनिमल को उसे हम राशन कहते हैं। लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन जो है ना वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो कुछ अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो कम अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर उन्हें हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स कहते हैं। फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो आप फीड एनिमल को दे रहे हैं वो कितना प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो अगर बकरी को दे रहे हैं या बकरे को दे रहे हैं तो वो मीट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, या अगर गाय को दिया जा रहा है तो वो दूध में कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी कहते हैं। तो कम फीड ज़्यादा प्रोडक्शन, एक ये सबसे प्रॉफिटेबल रेशो होता है। तो इसी के उसमें आता है फीड कन्वर्जन रेशो। फीड कन्वर्जन रेशो क्या होता है? ये रेशो होता है कितना फीड एनिमल ने कंज्यूम किया और कितना उसने प्रोड्यूस किया। तो इसका जो रेशो होता है, जैसे एक मुर्गा है उसने 3 किलो फीड खाया और 2 किलो का वो हो गया, तो 3/2 कितना हो गया? 1.5 का FCR आ गया, फीड कन्वर्जन रेशो आ गया। अगर कोई मुर्गा ऐसा है कि वो 2 किलो का हो रहा है 2800 ग्राम फीड खा के 3 किलो की जगह, तो उसका FCR इससे बेटर होगा, मतलब वो FCR कम हो जाएगा। तो FCR जितना कम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा फीड का और एनिमल का। कैलोरी एक यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है, जिसमें हम एनर्जी को मेज़र करते हैं। जैसे कपड़े को मीटर में मेज़र किया जाता है या सेंटीमीटर में, जैसे किसी आप वज़न को किलोग्राम या ग्राम में मेज़र करते हैं, ऐसी एनर्जी को कैलोरी, किलो कैलोरी या मेगा कैलोरी में मेज़र की जाती है। रफेज क्या होता है? कोई भी फीड जिसमें 18% से ज़्यादा फाइबर होता है, क्रूड फाइबर होता है, उसे हम रफेज कहते हैं। और अगर 18% से कम क्रूड फाइबर है तो उसे हम कंसनट्रेट कहते हैं। अब ये वाला टेबल समझना ज़रूरी है क्योंकि फीड फॉरेज का हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, किस तरीके से हम उसे केमिकली कैरेक्टराइज करते हैं फीड को या फॉरेज सैंपल को। तो बेसिकली यहाँ फॉरेज की बात हो रही है। फॉरेज मतलब जो चारा एनिमल को दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, पानी जैसा मैंने पहले बताया उसे न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं किया जाता। तो पानी को निकालकर जो फीड के अंदर बचता है हम उस मॉइस्चर फ्री फीड को कंसीडर करते हैं, जिसे ड्राई मैटर कहा जाता है। तो ड्राई मैटर एनिमल न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे समझना जरूरी है कि ड्राई मैटर वो पार्ट होता है जो मॉइस्चर के अलावा फीड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस ड्राई मैटर को जब बर्न किया जाता है तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या और कुछ मिनरल्स होते हैं या कैल्शियम वगैरह होता है, और सैंड होती है। सैंड मतलब सिलिका होती है जो कि बच जाती है। तो ऐश होती है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उतना अच्छा वो फीड माना जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसे न्यूट्रल डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन, एक केमिकल मेथड होता है जिसमें न्यूट्रल डिटर्जेंट रहता है, उसमें घोला जाता है इसे। तो जो कुछ सॉल्युबलाइज हो जाता है, घुल जाता है, वो न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल कहलाया जाता है। और जो घुल नहीं पाता, बेसिकली वो फाइबर होता है, उसे न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर कहते हैं। अब इसके अंदर न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल के अंदर जितना शुगर या स्टार्च कंपोनेंट होते हैं फीड के, वो इसके अंदर जितने शुगर या स्टार्च कंपोनेंट या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आते हैं। क्रूड प्रोटीन आता है न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल के अंदर। इसका क्रूड प्रोटीन का एक पार्ट होता है NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जिसमें यूरिया या अमाइनो एसिड्स आते हैं। दूसरा होता है ट्रू प्रोटीन। NPN बहुत कम पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ट्रू प्रोटीन बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। इसके अंदर ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन जो ह्यूमन के अंदर डिग्रेड नहीं होता, जिसे बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा होता है ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, जो कि ह्यूमन के अंदर डिग्रेड हो जाता है और उससे अमोनिया निकलती है। फिर आता है ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये फैट होता है बेसिकली फीड के अंदर। तो न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल में ये वाली चीज़ें आती हैं मोटे मोटे तौर पे। फिर आता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, जो फाइबर पार्ट है, जो मेन पार्ट है जिसे बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं। बैक्टीरिया इन्हें भी डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर वो चीज़ है जिसे सिर्फ बैक्टीरिया ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम एसिड डिटर्जेंट में दोबारा इसका केमिकल रिएक्शन कराते हैं इसका, और इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं दोबारा से। तो जो एसिड डिटर्जेंट में घुल जाता है तो उसे हम एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल कहते हैं, और जो नहीं घुल पाता वो एसिड डिटर्जेंट इनसॉल्युबल कहलाता है। तो एसिड डिटर्जेंट फाइबर भी इसे ही कहते हैं जो इनसॉल्युबल कंटेंट होता है। तो जितना एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल ज़्यादा होगा उतना अच्छा वो फॉरेज या फीड माना जाएगा, क्योंकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, सॉल्युबल वाले पार्ट की डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। और इनसॉल्युबल जो पार्ट होता है एसिड डिटर्जेंट फाइबर जिसे कहते हैं, ADF जिसे कहते हैं, ये ठीक से पच नहीं पाता। इसकी पचने की जो एफिशिएंसी होती है, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो होती है इस फीड की, ADF पार्ट की, ये बहुत कम होती है। तो ये वाला पार्ट कम होना चाहिए फीड में और सॉल्युबल पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे आगे किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है। तो अब बेसिक टर्म हम जान चुके हैं। तो आपको बताया कि ड्राई मैटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्राई मैटर को अगर आप समझ लेंगे तो न्यूट्रिशन समझना आसान हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि जो भूसा होता है या ड्राई घास होती है, ग्रासेस होती हैं, उन्हें ड्राई मैटर कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर भी थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। तो मॉइस्चर को जब निकाल दिया जाता है तो ऑब्वियसली फीड हल्का हो जाएगा, क्योंकि पानी का वजन हट जाएगा उसमें से, तो उसे हम ड्राई मैटर कहते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो ग्रे वाला पार्ट है वो बेसिकली पानी है और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ड्राई मैटर है। तो शॉर्ट लीफी पास्चर, अगर पत्तों वाली झाड़ियाँ हैं और उस टाइप की चारागाह है आपके पास, तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो लगभग 90% तक होती है, ड्राई मैटर 10-12% ही होता है। शुगर केन टॉप्स, सर्दियों के मौसम में जो गन्ने के ऊपर के पत्ते मिलते हैं चारे के तौर पर, उसमें लगभग 30% के करीब ड्राई मैटर होता है और बाकी का मॉइस्चर होता है या पानी जिसे कहते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग स्टेमी पास्चर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, लगभग 60% तक। या ड्राई पास्चर है जहाँ सूखी घास होती है, वहाँ 50% तक ड्राई मैटर होता है, 50% उसमें मॉइस्चर रहता है। चावल की जो पराली होती है जिसे चावल का भूसा भी कहते हैं, उसके अंदर ड्राई मैटर की क्वांटिटी बहुत होती है, लेकिन उसमें भी फिर भी 10-20% मॉइस्चर रहता है। जो मक्का होती है, ग्रेन होते हैं जैसे गेहूँ है, मक्का है, या इन चीज़ों में ड्राई मैटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 90% तक हो जाती है, 88-90% तक, और मॉइस्चर 10-12% ही रह जाता है, लेकिन मॉइस्चर उसमें भी होता है। तो यही केमिकल कॉम्पोजिशन फीड का मतलब इसी से बाकी पता चलता है कि जैसे हम फ्रेश फीड को ले रहे हैं तो फ्रेश फीड के अंदर कुछ पानी होगा और कुछ ड्राई मैटर होगा। तो हम फीड जब बनाते हैं, प्रैक्टिकली फॉर्मुलेट करते हैं, तो हम पानी वाले पार्ट को नहीं लेते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल के तौर पे यही बताया गया है कि प्रोटीन कंटेंट फ्रेश फीड में अगर फ्रेश ग्रास में 2% है तो ड्राई मैटर बेसिस में ये 10% हो जाएगा, अगर ग्रास के अंदर 20% ड्राई मैटर है तो। अब आती है एनर्जी। एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है एनिमल न्यूट्रिशन में। खासकर जो गाय भैंसों का न्यूट्रिशन होता है इसमें तो लिमिटिंग फैक्टर है, ये महंगी चीज़ होती है एनर्जी। तो एनर्जी उस फीड का एक मेज़र होता है कि वो कितनी उसके अंदर एबिलिटी है काऊ को उसको मतलब यूटिलाइज़ करने की अपने प्रोडक्शन के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए। इसे हम कैलोरीज़ में या मेगा कैलोरीज़ में या मेगा जूल्स में मेज़र करते हैं। ये कैलोरी या मेगा कैलोरी ये सब सिर्फ मेज़र करने की यूनिट्स हैं, या जूल है वो मेज़र करने की यूनिट्स हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को कंसीडर किया जाता है। ये वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, एक्टिविटी के लिए, मिल्क प्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, वेट गेन के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। अब यहाँ पे आप देखें एनर्जी को एनिमल इनटेक करता है, तो जो एनर्जी फीड से उसे मिलती है उसे ग्रॉस एनर्जी कहते हैं। ग्रॉस एनर्जी के बाद थोड़ी सी, क्योंकि वो पूरी की पूरी तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता एनर्जी, तो जो एनर्जी गोबर में निकल जाती है उसे क्या कहते हैं, उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे डाइजेस्टिबल एनर्जी कहते हैं। गोबर में जो एनर्जी निकल गई उसके बाद जो बची ग्रॉस एनर्जी में से उसे डाइजेस्टिबल एनर्जी कहा जाता है। डाइजेस्टिबल एनर्जी के बाद भी बॉडी के अंदर से कुछ गैस निकलती है, जैसे इरेक्टेशन होता रहता है, बताया आपको, एनिमल गैस निकलता रहता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका जो यूरिन निकलता है, जो पेशाब निकलता है, उसके अंदर कुछ एनर्जी निकल के जाती है। तो वो निकलने के बाद जो एनर्जी बचती है वो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कहलाती है। और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी के बाद कुछ एनर्जी जो है वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बना के रखना है, हार्ट की एक्टिविटी है, डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए। जो बॉडी की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो उसे भी अगर हम निकाल देते हैं तो आखिर में बचती है नेट एनर्जी, जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, कि मिल्क प्रोडक्शन है या प्रेगनेंसी है, ग्रोथ है, उसके अंदर वो नेट एनर्जी जाती है। तो ये एनर्जी हो गई। अच्छा, ये एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है डाइजेस्टिबिलिटी पे, कि फूड कितना, जो हम इसे फूड दे रहे हैं वो कितना डाइजेस्टिबल है, मतलब उसके गोबर में फीड कितना आ रहा है, इससे हम डाइजेस्टिबिलिटी को नापते हैं। मान लीजिए हमने कोई कुछ एनिमल को खाने को दिया, कोई फीड दिया, और 50% उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, 50% उसमें आ गया उसका गोबर में, तो इसे डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट केमिकल मेथड से। तो अगर हमने दूसरा फीड दिया, वो 75% डाइजेस्ट हुआ, 25% गोबर में आया, तो अब जो दूसरा फीड था उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, वो 75% डाइजेस्ट हुआ, और जो पहला फीड था वो 85% डाइजेस्ट हुआ था, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेज़र होता है डाइजेस्टिबिलिटी। तो ये कोई डायरेक्ट मेज़र नहीं है, लेकिन इससे हमें फीड की क्वालिटी का पता चल जाता है कि फीड की क्वालिटी कैसी होती है। तो ग्रेटर, जितनी ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी होगी उतना अच्छा गाय के लिए वो फीड होगा, और क्योंकि उससे वो ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हायर द डाइजेस्टिबिलिटी, जितनी ज़्यादा फीड की डाइजेस्टिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा मेटाबोलाइजेबल एनर्जी उससे मिल पाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो ग्राउंड मटेरियल फॉरेज होता है, चारा होता है, उसे न्यूट्रल डिटर्जेंट में सोल्यूबलाइज करते हैं। कुछ सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ इनसोल्यूबल रहते हैं, जिसे एनडीएफ कहते हैं। एनडीएफ को फिर एसिड डिटर्जेंट में सोल्यूबलाइज किया जाता है। कुछ सोल्यूबल हो जाते हैं, हेमीसेलुलोज और सेल वॉल नाइट्रोजन वगैरह, और कुछ इनसोल्यूबल रहते हैं जिसे एडीएफ कहा जाता है। एडीएफ का एक पार्ट फिर सल्फ्यूरिक एसिड से दोबारा इसे वो किया जाता है, तो सेलुलोज जो है वो इसमें सोल्यूबल हो जाता है, लिग्निन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में भी इनसोल्यूबल रहता है। तो ये बेसिकली वो पार्ट्स हैं फीड के जिसकी वजह से उनकी डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे कि फीड की डाइजेस्टिबिलिटी कैसे कम होती है। तो अब मेजर्स क्या है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, और मेजर्स क्या है एनर्जी के, वो किस में हम एनर्जी मेजर करते हैं, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी या फिर टीडीएन। टीडीएन क्या होता है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ये वो कंपोनेंट होते हैं फीड के जो कि डाइजेस्ट हो जाते हैं, एनिमल उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर, और उसकी फीसिस में आ नहीं पाते हैं, हमें मिलते नहीं है। जब हम उसका गोबर को एनालाइज करते हैं तो हमें वो फूड का वो न्यूट्रिएंट के पार्टिकल नहीं मिलते हैं। तो जितना डाइजेस्ट हो जाता है उसे टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कहते हैं। और
इसमें क्योंकि एनिमल में डाइजेस्टिबिलिटी मतलब बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट पे, उसकी खुद की बॉडी फिजियोलॉजी पे। तो कोई भी कभी भी एक फीड की जो डाइजेस्टिबिलिटी है कभी भी 2 बार सेम नहीं आती है, मतलब आसपास रहती है लेकिन सेम नहीं आ पाती है। तो TDN जो मेथड है एनर्जी को डिटरमाइन करने का, ये लेस एक्यूरेट है, ये मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से कम एक्यूरेट है। इसका इस्तेमाल अब वैसे होता भी नहीं है। पुरानी जो किताबें एनिमल न्यूट्रिशन की उसमें ये देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हीट इंक्रीमेंट या यूरिन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ये उसे काउंट नहीं करता है। नई बुक में TDN को नहीं यूज़ किया गया है, उसमें मेटाबोलाइजेबल एनर्जी या फिर तो नई बुक्स में तो नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन, नेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, हर एक के लिए अलग अलग एनर्जी को डिटरमाइन किया जाता है। तो वो काफ़ी एडवांस है, वो भी किसी वीडियो में देखेंगे हम। तो TDN को एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस किया जाता था इन केजीज़। जैसे 1 किलो भूसा है तो उसके अंदर 40% TDN है, तो इसका मतलब ये है कि 400 ग्राम TDN उसके अंदर भूसे के अंदर हम कंसीडर करेंगे। तो 400 किलो की अगर गाय है तो हमें उसके अंदर कितना उसे TDN की रिक्वायरमेंट होगी मेंटेनेंस की, लगभग 2400 ग्राम TDN की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2400 ग्राम TDN जो है वो 40% है। तो इसका मतलब हमें लगभग 6 किलो भूसा उसको देना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो उससे और उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। तो वो ये एक जनरल मतलब एग्जांपल है, अभी मैं फीड कैलकुलेट करना नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है ना मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का, ये बेटर मेजर है एनर्जी ऑफ मतलब फीड की एनर्जी को नापने का। और इससे जब हम फीड फॉर्मुलेशन करते हैं तो इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है, फीड फार्मूले की जो एक्यूरेसी होती है एनिमल के परफॉर्मेंस के लिए, वो हमें ज़्यादा मिलती है। तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि हम TDN में बात करें। किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है? बेसिकली एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और ऑयल होते हैं। कभी कभी प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, तो हम प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ कम ही करते हैं, क्योंकि प्रोटीन वैसे भी एक्सपेंसिव है। तो जो प्लांट होता है उसके अंदर जो भी टिश्यू है अगर हम उसे ड्राई करें तो उसके ड्राई मैटर का 75% जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ही मेन सोर्स हैं लाइव स्टॉक में एनर्जी का। प्लांट टिश्यू के अंदर जो भी कुछ है 75% ड्राई मैटर कार्बोहाइड्रेट है, और यही लाइव स्टॉक में एनर्जी का सोर्स होता है। तो 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक सॉल्युबल होते हैं जो कि उनकी सेल्स में सॉल्युबलाइज होकर रहते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह। दूसरे स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज कौन से होते हैं? जिन्हें प्लांट अपने लिए स्टोर करके रखता है, जब उसे एनर्जी की नीड होती है तो उन्हें तोड़ता है और एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है। तीसरे होते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि एनिमल उसे यूटिलाइज नहीं करता है और खाली वो उस प्लांट को एक मजबूती प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। जैसे वो प्लांट खड़ा है, उसकी टहनियाँ हैं, तो वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, जिससे तना बना या डाली बनती है या वो सब चीज़ें बनती हैं, तो वो प्लांट का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। तो 3 तरीके के होते हैं। तो जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनसे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। बेसिकली सब में होता ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज से कई पॉलीमर होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से जुड़ा रहता है, तो वो अलग अलग पॉलीमर बनाता है। कभी हेमी सेलुलोज, कभी पैक्टेन, कभी सेलुलोज या लिग्निन, कुछ भी है उसमें है ग्लूकोज ही, लेकिन उसके जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है इसमें कि जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो रूमेन के अंदर जाएंगे तुरंत 5-10 मिनट के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो 100 टाइम फास्टर डाइजेस्ट होते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जैसे स्टार्च है, उससे 100 टाइम्स फास्टर डाइजेस्ट होते हैं सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट 500 टाइम्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट से। अब सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली ग्लूकोज है या ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह कुछ पड़े रहते हैं जो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो स्टार्च है जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे मक्का है, गेहूं है, इनके अंदर जो प्रेजेंट रहता है वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट रहता है। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिकली फाइबर या रफेज का जो पार्ट होते हैं, जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और ये भूसे के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एनिमल को देने हैं तो आप चीनी दे सकते हैं, वो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट अगर आपको देना है तो आप मक्का या गेहूं का दलिया दे सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट देना है, वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा उनका वो कम होता है, प्राइस कम होता है, लेकिन उनके अंदर एनर्जी भी कम ही होती है। तो वो भूसे में होते हैं या फॉरेज में, मक्का है, साइलेज है उसके अंदर। तो फाइबर और लिग्निन क्या है? तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट पे हमारा मेन कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगा। तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट वो पार्ट होता है, फाइबरस कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का। तो इसमें क्या क्या आता है? पैक्टेन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज मेन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? जैसे चोकर है या भूसा है या ग्रीन फॉडर, साइलेज, इनके अंदर ये फाइबर प्रेजेंट रहता है, जिन्हें स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? पैक्टेन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज मेनली। लिग्निन और सिलिका ये भी एसोसिएटेड रहते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट से। ये क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, उसे मजबूती प्रदान करते हैं, और दे गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। लेकिन ये क्या करते हैं? ये इनडाइजेस्टिबल होते हैं। अगर इनका कंटेंट प्लांट के अंदर ज़्यादा होगा तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है, एनिमल उसे पचा नहीं पाता है ठीक से, क्योंकि ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होते नहीं है, इनके अंदर कुछ और ही केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम हो जाती है। अब आप जैसे आज कल क्या हो गया है कि कुछ सालों से एक नई वैरायटी का गेहूँ आने लगा है। उसकी स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसका जो तना होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका जो भूसा निकल के आता है उस गेहूँ का वो सख्त होता है, पहले वाले गेहूँ के मुकाबले वो सख्त होता है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे
जो फसल होती है जब वो पकने वाली होती है तो उस दौरान बारिशें या हवाएं वगैरह चलती हैं, तो उससे बचाना उसका पर्पस है, जो उसे ब्रीडिंग कराई गई है। तो उसे इस वजह से मतलब मजबूत बनाया गया है कि वो कम गिरे या उसे नुकसान कम हो। लेकिन उसका जो नुकसान है वो एनिमल को वो होता है, क्योंकि भूसा जब निकल के आता है तो एनिमल यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम रहती है उस वाले गेहूँ की के भूसे की जो डाइजेस्टिबिलिटी है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया। तो इसी तरीके से जो ओल्डर पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनके अंदर लिग्निन का कंटेंट ज़्यादा होता है। लिग्निन इनडाइजेस्टिबल होता है एनिमल के लिए, उसे बहुत कम डाइजेस्ट कर पाता है एनिमल। तो जैसे जैसे पेड़ पुराना होता चला जाता है या पौधा पुराना होता चला जाता है, मक्का आप अगर अर्ली स्टेज में काटेंगे तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर उसे आप खड़ा रहने देंगे और वो बड़ा होता रहेगा तो उसके अंदर लिग्निन का कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो लिग्निन क्या करता है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट जो पैक्टिन हेमीसेलुलोज सेलुलोज के साथ बाइंड हो जाता है और उनकी डाइजेस्टिबिलिटी को कम कर देता है। जो स्ट्रॉ पार्ट होता है वो बेसिकली जो ट्री लीव्स होती हैं या ट्विग होती है उससे ओल्डर होता है, इस वजह से कम डाइजेस्टिबल होता है। स्ट्रॉ मतलब भूसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये तो सेलुलोज है और ये जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है ये लिग्निन है। ये आके इसके साथ एसोसिएट हो जाता है और इसे बांध लेता है अपने अंदर। ये जो हरा वाला पतली वाली लाइनें दिख रही हैं तार जैसी, ये हेमीसेलुलोज है। तो इन सब चीज़ों को बांध के एक तरीके से ताले के अंदर बंद कर देता है और इसे टूटने नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये एनडीएफ है, सेलुलोज लिग्निन हेमीसेलुलोज, ये सारा का सारा एनडीएफ है। अगर प्लांट सेल वॉल की हम बात करें, इसे निकाल के देखें तो न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर, लेकिन ये सेलुलोज की लेयर और लिग्निन की लेयर एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये एडीएफ है। तो जितना ज़्यादा एडीएफ होता है उतनी कम डाइजेस्टिबिलिटी होती है, उतना कम वो पचता है उसके र्यूमेन के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जिस फीड में एनडीएफ कितना है ये मैटर नहीं करता, ये देखना होता है कि एडीएफ कितना है। एडीएफ जितना कम होगा उतना अच्छा फीड होगा एनिमल के लिए। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी प्लांट की बढ़ती है इसके अंदर लिग्निन कंटेंट बढ़ता जाता है और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती चली जाती है। तो प्रैक्टिकली हमें एनडीएफ को देखना होता है कि एनडीएफ कितना है। मतलब पहले एनडीएफ को देखते हैं, फिर एनडीएफ के बाद एडीएफ को देखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। खाली एनडीएफ से हमें मतलब एनडीएफ न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर या क्रूड फाइबर से हम नहीं बता सकते हैं कि प्लांट की डाइजेस्टिबिलिटी कितनी होगी या कितना फ़ायदेमंद होगा। तो जैसा मैंने बताया कि फ़ैट और ऑयल भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉरेज के अंदर 2 से 3% तक फ़ैट या ऑयल भी होता है जो हम उसे चारा देते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। फ़ैट और ऑयल ये वेजिटेबल ऑयल के अंदर कंसीडर किए आते हैं। टैलो एनिमल फैट होता है, वो भी कई बार मिल जाता है एनिमल फीडिंग के लिए। और प्रोसेस फैट होते हैं। कभी भी काऊ को या कोई भी रूमिनेंट है उसे 5% से ज़्यादा, मतलब जो उसका डायमीटर इनटेक है उससे ज़्यादा हमें फ़ैट नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि 2 से 3% ऑलरेडी फीड में मतलब फ़ैट रहता है, तो हम अगर उसे ज़्यादा तेल पिलाएंगे या एनिमल को वो देंगे तो वो फाइबर की डाइजेस्टिबिलिटी को कम करता है। तो और दूसरा क्या करता है, ये फ़ैट पैलेटेबिलिटी को, जो उसका टेस्ट होता है उसे भी कम करते हैं। और ये फाइबर को अंदर जाके तेल क्या करता है, फाइबर को कोट कर लेता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया फिर अपना काम नहीं कर पाता है और उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो बेसिकली फ़ैट जो है वो एनिमल के डाइजेशन को बिगाड़ देता है अगर आप उसे रेगुलर फ़ैट की फीडिंग करा रहे हैं तो। और अगर प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हैं आप डाइट में तो ह्यूमन माइक्रोब्स उसे यूटिलाइज़ करने लगते हैं और उसे एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करने लगते हैं बजाय प्रोटीन सोर्स के। तो वो देना मतलब बाहर से अच्छा नहीं है। अब एनर्जी और मिल्क प्रोडक्शन आप यहाँ पे देखें, फिर ड्राई मैटर इनटेक का कितना वैल्यू है या क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हमने 3 गाय ली हैं, एक 13 लीटर दूध दे रही है, एक 17 लीटर और एक 20 लीटर। फार्मर के पास 2 फीड अवेलेबल हैं, एक गेहूँ का भूसा और हरा चारा, जिसके अंदर 8 ये मिक्सचर है, 8 मेगाजूल पर केजी एनर्जी है, पर केजी ड्राई मैटर बेस इसमें एनर्जी है 8 मेगाजूल। और एक है साइलेज के अंदर 10 मेगाजूल एनर्जी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है। तो अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें अपनी जो काऊ है उसे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से खिलाना है। तो अगर 13 लीटर वाली गाय को हम देखें तो इसकी जो डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 125 मेगाजूल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से चाहिए। तो डेली रिक्वायर्ड इनटेक ये कितना ड्राई मैटर को इनटेक कर सकती है। अगर हम 8 मेगाजूल वाला इसे चारा देंगे तो लगभग इसे हमें 15 किलो 600 ग्राम चारा देना पड़ेगा। और अगर 10 मेगाजूल पर केजी वाला इसे चारा देंगे तो वो 12.5 किलो ही देना पड़ेगा। ठीक है। अब 17 लीटर जो दूध दे रही है उसे कितनी एनर्जी चाहिए, उसे 146 मेगाजूल एनर्जी चाहिए। अगर हम 8 मेगाजूल वाला चारा देंगे जो कि भूसा और हरा चारा है तो उसे 18 किलो देना पड़ेगा। ये ड्राई मैटर की बात हो रही है। और 10 मेगाजूल वाला अगर चारा दे रहे हैं तो वो 14 मतलब किलो 600 ग्राम देना पड़ेगा। और 20 लीटर वाली गाय को फिर ये 20 किलो मतलब 161 मेगाजूल एनर्जी चाहिए। और 8 किलो वाला अगर हम चारा देंगे तो वो 20 किलो लगेगा और ये वाला देंगे तो लगभग 16 लगेगा जो 10 मेगाजूल वाला चारा है। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात ये है कि जो ड्राई मैटर इंटेक है एनिमल का वो 2% उसके बॉडी वेट का होता है और बफलो के अंदर ये 2.5% तक चला जाता है। तो अगर एक गाय 400 किलो की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटेक कर सकती है ड्राई मैटर तो वो 12 किलो ड्राई मैटर इंटेक कर सकती है। तो अगर उसे 12 किलो ड्राई मैटर ही वो मैक्सिमम ले सकती है तो हम उसे 20 किलो कैसे खिलाएंगे या 18 किलो कैसे खिलाएंगे या 15 किलो कैसे खिलाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जो एनिमल का फीड होता है ना उसकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। एनर्जी डेंसिटी कैसे बढ़ती है, वो कंसंट्रेट मिला के एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है।
जो कंसनट्रेट होता है एनिमल के लिए मिलता है मार्केट में, या आप खुद बनाते हैं, या मक्का खिलाते हैं, गेहूं का दलिया, चोकर वगैरह, ये कंसनट्रेट का काम करते हैं, एनर्जी की डेंसिटी को बढ़ाते हैं और ड्राई मैटर इनटेक को मतलब एनर्जी को फुलफिल करते हैं। अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर इतना फीड नहीं खिलाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो 20 लीटर दूध नहीं आएगा। तो उस एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम इसे एक्स्ट्रा कुछ कंसनट्रेट देते हैं फाइबर के साथ। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट एनिमल की देखें तो ये बेसिकली क्रूड प्रोटीन के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम फीड के अंदर टोटल नाइट्रोजन को कैलकुलेट करते हैं, उसे 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नाइट्रोजन कंटेंट को, तो जो आता है वो टोटल क्रूड प्रोटीन परसेंटेज होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ट्रू प्रोटीन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होती है जिसमें अमाइनो एसिड या यूरिया वगैरह आता है। इसके ट्रू प्रोटीन के भी दो पार्ट होते हैं, एक ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन होता है, एक ह्यूमन अनडिग्रेडेबल होता है, मतलब जिसे ह्यूमन डिग्रेड नहीं कर पाता है। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे भी ह्यूमन माइक्रोब्स प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी वजह से कभी कभी यूरिया एनिमल को दिया जाता है, अगर प्रॉपर एनर्जी सोर्सेज के साथ यूरिया दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बेसिकली यूरिया कम करता है, लेकिन उसे ऐसे नहीं खिलाया जा सकता कि आप, वो टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, मतलब जहर भी बन सकता है एनिमल के लिए अगर ज़्यादा खिला देंगे आप। तो वो कैसे उसकी फीडिंग होती है किसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों सोर्सेज होती हैं, NPN हो या ट्रू प्रोटीन हो, तो वो बेसिकली काऊ के लिए प्रोटीन का सोर्स होती है, उसी से फिर वो प्रोडक्शन बढ़ाता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ये बेसिकली प्रोटीन नहीं होता है, ये सिंपल नाइट्रोजन होती है, इसे भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर हम खाली नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ही एनिमल को देते रहें और वो उसे कन्वर्ट करते रहें प्रोटीन में, तो माइक्रोब्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ माइक्रोब ह्यूमन के अंदर ऐसे होते हैं कि जो कि NPN को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमें प्रोटीन ही देना पड़ता है। तो इस वजह से उनकी एफिशिएंसी जो 100% की 80% तक रह जाती है अगर हम यूरिया फीडिंग उन्हें ज़्यादा कर देंगे या NPN की फीडिंग ज़्यादा कर देंगे। तो NPN बेसिकली 30% नाइट्रोजन, जो टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है एनिमल की, उसका 30% ही हम NPN एनिमल को देते हैं या यूरिया दे सकते हैं। मेरी आपको सजेशन ये है कि इस वीडियो को देख के आप अपने आप से यूरिया उसे फीड ना कराने लग जाएं। मैं कोई वीडियो बताऊंगा कि यूरिया फीडिंग कैसे करती है, क्योंकि कई बार यूरिया टॉक्सिसिटी कर देता है। और यूरिया फीड कभी भी काफ को ना दें, 3 महीने से छोटे काफ को कभी भी यूरिया फीडिंग ना कराएं। तो यही लिखा है कि यूरिया फीडिंग विदाउट इजीली डाइजेस्टिबल एनर्जी सोर्स के बिना यूरिया फीडिंग कभी नहीं करानी चाहिए। तो ये मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का, प्रोटीन आता है उसके अंदर माइक्रोब्स उसकी नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और अपना प्रोटीन बनाते हैं। वो माइक्रोब्स फिर इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं और वो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसे काऊ की फुलफिल करते हैं। टू प्रोटीन क्या होता है, ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन होता है और एक ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन होता है, जिसे हम बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं। तो ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन क्या होता है कि जो कि ह्यूमन के अंदर टूट जाता है, जिसे माइक्रोब्स डिग्रेड करते हैं। अनडिग्रेडेबल प्रोटीन ह्यूमन के अंदर नहीं टूट पाता है, वो बाईपास होकर इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, उसे बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन फीड को कई बार प्रोटेक्ट भी करते हैं, बाईपास प्रोटीन की जो कंटेंट है उसे बढ़ा भी देते हैं। नेचुरली ये प्रेजेंट रहता है, जो ऑयल केक्स होते हैं, खली होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन हीट और केमिकल से हम इसका प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कॉटन सीड केक है, बिनौले की खल है या सरसों की खल है, उसके अंदर सफिशिएंट बाईपास प्रोटीन रहता है। हाई प्रोटीन जो प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जो 20-22 लीटर से ज़्यादा दूध देते हैं, 25 लीटर से ज़्यादा दूध देते हैं, उन्हें बाईपास प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जो कम प्रोडक्शन वाले एनिमल हैं उन्हें बाईपास प्रोटीन की इतनी नीड नहीं होती। अगर आप देंगे भी तो उनके ऊपर कुछ खास आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। रूमिनेंट्स में जो एफिशिएंट डाइजेशन होता है वो तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब आप उसे फाइबर प्रोवाइड कराएं, और फाइबर भी ऐसा जो कोर्स हो, मतलब बड़ा 1 इंच साइज़ का फाइबर हो, बहुत वैसा चॉप हुआ ना हो कि उसके जैसे चेफ कटिंग करते हैं तो बहुत छोटी कर देते हैं, तो वैसा ना हो, कम से कम 1 से 1.5 इंच का हो, जिससे उसके रूमेन को स्टिमुलेशन मिले और डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। क्योंकि फाइबर जो है वो सेल वॉल, वो बेसिकली सेल वॉल का पार्ट होता है, जो कि एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है, और हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन भी उसमें होते हैं। कुछ फाइबर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। 3 मेथड होते हैं इसे डिस्क्राइब करने के फीड में, मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर, एसिड डिटर्जेंट फाइबर और क्रूड फाइबर। तो न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर को हम मेज़र करते हैं, इससे ये पता चलता है कि फीड कितना बल्की है, इससे ये पता नहीं चलता है कि डाइजेस्टिबल कितना है। न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर मैं बता चुका हूँ कि डाइजेस्टिबल प्लस इनडाइजेस्टिबल दोनों पार्ट होते हैं, इससे फीड की बल्कीनेस का पता चलता है। ADF हमें ये बताता है कि वो कितना डाइजेस्टिबल है, कि पुअरली डाइजेस्ट होगा या ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हाई न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर माइट मीन लोअर इनटेक। अगर NDF का कंटेंट ज़्यादा है तो उस फीड का इंटेक कम हो जाता है, और अगर ADF लो है तो वो डाइजेस्टिबल कहलाता है फीड, मतलब हाई क्वालिटी का फीड है। क्रूड फाइबर क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि फाइबर को इंडिकेट किया जाता है, मतलब क्रूड फाइबर की टर्म्स में, लेकिन अब क्रूड फाइबर कहीं यूज़ नहीं होता है। पुरानी एनिमल न्यूट्रिशन की बुक्स में क्रूड फाइबर का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता था, लेकिन अब इसे यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे TDN को हम यूज़ नहीं करते हैं अब मेथोडोलॉजी में, नई जो न्यूट्रिशन की बुक्स हैं उसमें या नए कंसेप्ट्स में। इसी तरीके से क्रूड फाइबर को भी नहीं यूज़ करते हैं, या तो NDF को यूज़ किया जाता है, न्यूट्रियल डिटर्जेंट फाइबर, या फिर ADF को। इसी से पता चलता है कि डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कितनी है। तो अगर आपको फीड इंटेक उसका ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्टिबिलिटी जो ग्रास की होती है वो 78 to 81% तक होती है। साइलेज के अंदर भी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर जो ADF कंपोनेंट होता है फीड का वो कम रहता है। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट है यहाँ पर कि एनिमल जो फ्री ऑर्गेनिक फाइबर है उसे ही डाइजेस्ट कर पाता है, जिसके अंदर हेमिसेलुलोज और पेक्टिन वगैरह होते हैं, और लिग्निन को एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है।
जो यंग लीव्स होती हैं, मतलब पेड़ के जो नई पत्तियाँ होती हैं, उसे एनिमल अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। ग्रासेज हैं जो पास्चर की घास होती है, फॉडर है जिसमें लिग्निन का पार्ट कम होता है, वो एनिमल अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फॉरेज की या प्लांट की, उसी तरीके से वो कम होता चला जाता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी। लिग्निन बाइंड सेलुलोज एंड मेक इट इनडाइजेस्टिबल। लिग्निन सेलुलोज के साथ बाइंड हो जाता है और उसे इनडाइजेस्टिबल बना देता है, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी कम कर देता है। अब ये वाला जो एरो है ये आप देख सकते हैं कि हेमी सेलुलोज और सेलुलोज जो है वो सेल वॉल का पार्ट है, और इन तीनों को हम एनडीएफ कहते हैं। ये हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन, ये तीनों चीज़ें मिलकर एनडीएफ बनाती हैं। इनमें से सेलुलोज और लिग्निन वाला पार्ट एडीएफ होता है, और खाली लिग्निन जो होता है वो एसिड, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी सॉल्युबलाइज नहीं हो पाता। तो हेमी सेलुलोज और सेलुलोज ये वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं, और इन्हीं से पता चलता है कि फीड कितना डाइजेस्टिबल है। तो यंग लीव्स के अंदर हेमी सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, लिग्निन का कम होता है, इसी वजह से उनकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ओल्डर लीव्स में हेमी सेलुलोज का कंटेंट कम हो जाता है और लिग्निन का कंटेंट बढ़ जाता है। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो आपको फाइबर वाला जो कंपोनेंट होता है उसके बारे में बताना था, थोड़ी टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स के बारे में बताने का था। अब आगे की वीडियोस में हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स ही देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से फॉरेज होते हैं, कैसे डाइजेस्टिबिलिटी उनकी होती है, कैसे उगाया जा सकता है, फीड की प्लानिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम